फ्रेंड्स, आज की कहानी है दर्द से मोहब्बत तक का सफर भाग 1। ये क्या खाना बनाया है, महेंद्र ने चिल्लाते हुए कहा और गुस्से में थाली फेंक दी। ये क्या किया तुमने, फिर से खाने को फेंक दिया। लड़की ने गुस्से में कहा। अच्छा रुक, तो मुझसे जबान लड़ा रही है। महेंद्र लड़की की तरफ गया और आंखें लाल करते हुए उसके बाल खींचने लगा। वो दर्द से सिहर गई। वो फिर चिल्लाया, क्या है ये, रोज रोज एक ही तरह का खाना बनाती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। घर में जो होगा वही तो बनाऊंगी ना। सारे पैसे तो तुम शराब में उड़ा देते हो। सब्जी कहाँ से लाऊं मैं। जबान लड़ाती है मुझसे, हरामजादी। चल चल, अभी तेरा दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। वो उसे खींचकर कमरे में ले जाने लगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ मुझे। उफ, उसने बहुत कोशिश की हाथ छुड़ाने की, मगर पुरुष के बल के आगे हार रही थी। महेंद्र घसीटते हुए उसे कमरे में ले गया और पैर से दरवाजा बंद कर दिया। वो लड़की अभी भी छटपटा रही थी और उसे छूटने का प्रयास कर रही थी, मगर असफल रही। महेंद्र ने उसे बिस्तर पर पटक दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। वो चीख रही थी। शराब की बदबू से उसे घुटन हो रही थी। महेंद्र के हट्टे कट्टे शरीर के नीचे वो बुरी तरह दबी हुई थी। महेंद्र ने एक हाथ से उसका पूरा मुंह बंद कर दिया और फिर अपनी औकात में रह समझी। महेंद्र अपनी जींस पहनते हुए कहा और उसे ऐसे ही छोड़कर चला गया। वो निडाल सी बहुत देर तक वहीं और वैसे ही पड़ी रही। पत्थर हुई आंखों से देखती रही। आंखों से आंसू बह रहे थे। बहुत देर बाद वो अपने आप को संभालती हुई उठी। अपने बदन पर वही रखी हुई चादर डाली और एक टूटी सी अलमारी से दूसरे कपड़े देखने लगी। ये कुर्ता भी महेंद्र ने फाड़ दिया। अब बस 2 कुर्ते और बचे हैं। उसने मन ही मन सोचा और कपड़े बदलने लगी। अपने बदन पर उसने कई निशान देखे जो महेंद्र की जातियों की कहानी कह रहे थे। उसने एक आह भरी और कपड़े बदलकर कमरे से बाहर आ गई। रात हो चुकी थी। महेंद्र के लौटने का कोई ठिकाना नहीं था। उसने फेंकी हुई थाली उठाई और बिखरा हुआ खाना हटाया और घर के बाहर चबूतरे पर रख दिया। एक कुत्ता तुरंत ही आ गया और खाना खाने लगा और लड़की अंदर आ गई। उसकी भूख तो कब की मर चुकी थी। रसोई साफ की और चौक में खाट लगाकर बैठ गई। महेंद्र देर रात 12 बजे तक लौटा, नशे में धुत। उसे कोई परवाह नहीं थी लड़की की। सीधा कमरे में गया और बिस्तर पर गिर गया। नशे में बड़बड़ाते हुए उसे जल्दी ही नींद आ गई। उधर चौक में वो लड़की लेटी हुई थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पानी पीने के लिए उठी और चौक में ही खंबे का सहारा लेकर वहीं जमीन पर बैठ गई। रात साफ थी, तारे टिमटिमा रहे थे। चांद पूरा था। उसकी हल्की रोशनी लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी। लड़की एकटक उस चांद को देख रही थी। पथराई आंखों से आसमान को देखते हुए वो अतीत की गलियारों में फिर से भटकने चली गई। वो गोरी थी। विधाता के खेल भी निराले होते हैं। कांटों में गुलाब खिला दिया, कड़वे नीम में मीठी निबोली चढ़ दी, कोयले की खान में हीरा छुपा दिया और अत्यंत गरीब सुधीर और कमला के परिवार में गौरी को जन्म दे दिया। जयपुर जिले के बालासर गांव के एक कस्बे में सुधीर खिलौने वाला था। बहुत ही गरीब, मगर ईश्वर ने उसके घर रुई के फाये सी गुड़िया भेज दी। चांद की तरह खूबसूरत, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें। बचपन में जब घर गली मोहल्ले में चिड़िया की तरह फुदकती तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि वो सुधीर की बेटी है। माँ कमला के सामने जब मोहल्ले की औरतें गौरी की खूबसूरती की तारीफ करती तो माँ बेटी की बलाई ले लेती। माँ की लाडली थी गौरी, लेकिन सुधीर की नहीं। सुधीर अपने लिए बेटा चाहता था जो उसके मिट्टी के बर्तन बनाना और प्लास्टिक के खिलौने बनाने के काम को आगे बढ़ाता। लेकिन लड़की पैदा हो गई और वह भी खूबसूरत। सुधीर और कमला अच्छी तरह समझते थे कि बिटिया के जवान होते ही उनकी चिंता और बढ़ जाएगी। गौरी केवल खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत होशियार और समझदार भी थी। उसने स्कूल जाने की जिद की, लेकिन सुधीर नहीं चाहता था। क्या करेगी पढ़ लिख कर, मगर आजकल तो सब पढ़ते हैं। सरकार लड़कियों को निशुल्क पढ़ा रही है, माँ ने जोर देकर कहा। लेकिन क्या काम का पढ़ना, थोड़ा हाथ का काम सीख जाएगी तो उसके ही काम आएगा। बाबा, मुझे जाना है स्कूल, भेज दो ना बाबा।
देखो जी, जब तक स्कूल का कोई खर्चा नहीं है तब तक पढ़ने देते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। रही बात काम की, तो अभी बहुत छोटी है वो, थोड़ी बड़ी हो जाएगी मैं खुद उसे काम सिखाऊंगी। बड़ी तेज है ये, जल्दी ही सीख जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। आखिर सुधीर ने माँ बेटे की इच्छा के आगे हार मान ली। गौरी को पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा था। होशियार तो थी ही वो, सब कुछ जल्दी ही सीख जाती और हमेशा कक्षा में अव्वल आती। सुधीर को अच्छा तो लगता, लेकिन लड़की है ये सोचकर दुखी हो जाता। कुछ वर्ष और बीते। सुधीर और कमला को गौरी का एक और गुण पता लगा, वो कुछ भी गलत होते नहीं देख सकती थी। ये उस दिन हुआ जब स्कूल में 8वीं कक्षा के बोर्ड में एक लड़के को अध्यापक महोदय इम्तिहान में उत्तर बता रहे थे। गौरी ने देख लिया और स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया। प्रिंसिपल आए तो मामला शांत करने लगे। ये कैसी बात है सर, हम पढ़ लिख कर इम्तिहान दे और ये निगोड़ा बिना पढ़े ही पास हो जाए। गौरी गुस्से में थी। तुम क्यों ध्यान दे रही हो, तुम अपना पेपर करो ना। नहीं, पहले इस लड़के की कॉपी लो, इससे कहो फिर से सारा काम करे। गौरी जिद पर अड़ गई। कस्बे का स्कूल था तो आसपास के कुछ और लोग भी जमा होने लगे। किसी ने सुधीर को जाकर बताया, वो और कमला स्कूल आए, आपकी बेटी ने स्कूल का माहौल खराब कर दिया है। प्रिंसिपल ने कहा, साहब मैं समझा दूंगा इसे, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, नकल तो वो नील कर रहा था। गौरी चिढ़ते हुए बोली। प्रिंसिपल ने फिर उसे शांत रहने को कहा। सुधीर ने भी उसे आंख दिखाई। गौरी पैर पटकते हुए बाहर चली गई। सुधीर और कमला भी प्रिंसिपल से माफी मांगकर चल दिए। अब उनको क्या पता था कि नील को पास करवाने के लिए प्रिंसिपल को उसके पिता ने बहुत पैसे दिए हैं, वरना सबसे अधिक अंक तो गौरी के ही आने थे। घर पहुंचकर गौरी ने बहुत डांट खाई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सब उसे ही क्यों दोष दे रहे हैं। खैर, उसका गुस्सा तब शांत हुआ जब 8वीं में उसने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गौरी पूरे मोहल्ले और कस्बे में इतराती फिर रही थी। नील उसे देखकर जल भुन रहा था। माँ को भी अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। सुधीर ने भी तारीफ तो की, मगर कुछ खास नहीं। गौरी को पिता के व्यवहार से दुख तो होता, मगर फिर वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाती। गौरी अब माँ के काम में भी हाथ बटाती। मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाना भी उसने सीख लिया था। कभी कभी दुकान पर भी बैठ जाती। सुधीर खुश होता उसे देखकर, लेकिन उसके लड़की होने का ख्याल उसे फिर से दुखी कर देता। ऐसे ही एक दिन दुकान पर गौरी फिर किसी बहस में पड़ गई। हुआ यूं कि एक कार वाले साहब ने दुकान के बाहर रखे उसके गमले और बर्तन तोड़ दिए, क्योंकि वो कार तेज चला रहे थे। ऊपर से अपने किए की माफी भी नहीं मांग रहे थे। कार लाया है तो अपने आप को तोप समझता है क्या? गाड़ी जब चलानी नहीं आती तो क्यों चलाते हो? चुप लड़की, ज्यादा बकबक मत कर। ये ले कितना पैसा हुआ तेरे नुकसान का। उसने कुछ रुपए गौरी के मुंह पर मार दिए। गौरी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने उस आदमी की कॉलर पकड़ ली। पैसे का रोब दिखाता है मुझे, नुकसान की भरपाई करने का ये कौन सा तरीका हुआ? तमीज से माफी मांग और मुआवजा भर। ए लड़की छोड़ मुझे। उसने झटक कर गौरी को धक्का दे दिया। तब तक सुधीर भी आ गया। उसने कार वाले से माफी मांगी और जितने पैसे वो देना चाहता था उतने चुपचाप ले लिए। आदमी अपनी गाड़ी लेकर चला गया। उस रात गौरी ने फिर डांट खाई। गौरी झुंझलाते हुए माँ से पूछ रही थी, बाबा क्यों इतना डरते हैं? जब गलती सामने वाले की होती है तो गरीब की जिंदगी जितनी शांति से कटे उतनी ही अच्छी है नीलू। 2 वक्त की रोटी तो मुश्किल से कमा पाते हैं, ऐसे में किसी से दुश्मनी मोल ले लेंगे तो फिर जी नहीं पाएंगे। और तू लड़की जात है, जरा अपने गुस्से पर काबू रखा कर। जब देखो कोई ना कोई मसला खड़ा कर देती है। माँ, मुझसे कुछ भी गलत होते नहीं देखा जाता। ऐसा लगता है सामने वाले का मुंह तोड़ दूं। हे भगवान, इस लड़की को कोई सद्बुद्धि दे। बेटा, लड़कियों को शांत और सरल होना चाहिए। सो जब वक्त बीतता गया और गौरी 10वीं में आ गई। गौरी की खूबसूरती बढ़ती जा रही थी और उसके साथ ही उसकी पढ़ाई और गुस्से के चर्चे भी। 10वीं की परीक्षा में गौरी को अव्वल आना था। वो रोज स्कूल जाती, फिर आकर माँ का काम में हाथ बटाती, पिता का कुछ काम भी देख लेती और फिर देर रात तक पढ़ाई करती। छोटा सा घर था गौरी का।
बिजली भी एक ही कमरे में आती थी। स्कूल की यूनिफॉर्म को छोड़कर उसके पास केवल 4 जोड़ी कपड़े थे, लेकिन ये सब अभाव उसकी लगन के आड़े कभी नहीं आए। वो सुविधाओं के लिए जिद्दी नहीं थी। इस उम्र में जहाँ दूसरी लड़कियां अब सजना संवरना शुरू कर चुकी थी, वहीं गौरी इन सबसे बेपरवासी अपनी किताबों में खोई रहती और नतीजा वही हुआ जो होना था। गौरी फिर से जिले में प्रथम आई और राज्य में चौथे स्थान पर। माँ फिर से गर्व से फूल उठी। सुधीर इस बार भी बेरुखा ही रहा। जिले में कलेक्टर साहब आए गौरी को गार्गी पुरस्कार देने। पूरा कस्बा देखता रह गया कलेक्टर साहब के ठाट बाट को। बड़ी सी गाड़ी, उसके पीछे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां, क्या रुतबा था। गौरी भी बिना पल के झपाए देख रही थी। फिर स्टेज पर उसका नाम पुकारा गया। कलेक्टर साहब ने गौरी को प्रशस्ति पत्र दिया। 1151 की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी। फिर अपनी तरफ से भी उन्होंने गौरी को कुछ इनाम की राशि दी। गौरी ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। वो दिन गौरी के जीवन का सबसे अच्छा दिन था। वो और भी अच्छा होता अगर सुधीर भी उसकी तारीफ करता तो, मगर गौरी फिर भी खुश थी, बहुत खुश थी। कलेक्टर साहब को देखकर उसके मन में भी कलेक्टर बनने के सपने का बीज पड़ चुका था। मगर हीरे को चमकने से पहले घिसना पड़ता है, सोने को निखरने से पहले आग में तपना पड़ता है। अल्हड़ गौरी भी कहाँ जानती थी कि जो वो सपना देख चुकी है उसके मुकम्मल होने तक उसे कितना संघर्ष करना पड़ेगा। बात केवल गरीबी की होती तो ठीक थी, लेकिन बात अब और ही थी जिसने सदा चहकने वाली, गुस्से में किसी को 100 बात सुनाने वाली गौरी को खामोश कर दिया था, उसे तोड़कर रख दिया था। गौरी अब 15 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे मोहल्ले के लड़कों के बीच होने लगे। कई लड़कियां गौरी से जलती भी थी। वो बिना किसी श्रृंगार के ही इतनी सुंदर दिखती। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। नील, जो कि गौरी से खार खाए बैठा था, उसकी नजर हमेशा गौरी को ही ढूंढती रहती। वो किसी तरह गौरी को कस्बे में बदनाम कर देना चाहता था। गौरी को छेड़ने का वो कोई मौका नहीं छोड़ता, लेकिन गौरी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। अपने बचपने में गौरी ने ध्यान नहीं दिया कि उसका दुपट्टा कब का जमीन पर गिर गया था। नील अपने दोस्तों के साथ पास ही दुकान पर खड़ा था। उसकी नजर गौरी पर पड़ गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।